हाँ भाई, आवाज का एक बार बता देना जरा। आवाज आ रही है ना ठीक? जल्दी से एक बार आवाज का बता दो मुझे। ठीक है भाई, सभी का स्वागत है। नमस्ते भाई बादल राणा। चलो लास्ट। ठीक है भाई तन्नू, आज तन्नू काफी दिन बाद क्लास कर रहे हो, कहाँ गायब थे? अच्छा, तबीयत खराब थी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो, तो लास्ट क्लास तक अगर हम बात करें तो हमने हवाओं के बारे में पढ़ लिया था, पवनों के बारे में पढ़ लिया था, वो टॉपिक हो गया था खत्म। ठीक है, चक्रवात तक। अब आज जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है सौर मंडल के बारे में। ठीक है, सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ना है। नमस्ते भाई गवेंद्र, अजय गौतम, नमस्ते। ठीक है, तो सौर मंडल की अगर मैं बात करूं तो सौर मंडल जैसा कि नाम है, यानी सूरज के मंडल के बारे में पढ़ना है। यानी सूरज और सूरज के चारों ओर जो चीजें परिक्रमा लगा रही हैं उनका अध्ययन हम किसके अंदर करते हैं? सौर मंडल के अध्ययन में करते हैं, सोलर सिस्टम के अध्ययन में करते हैं। और ये जो विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम सौर मंडल का अध्ययन करते हैं, इस विज्ञान को हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमी। खगोल शास्त्र भी कहते हैं हिंदी में। जनरली इंग्लिश की टर्म्स ही आती हैं ये लिखी हुई पेपर में। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। तो कुछ जनरल टर्म्स होती हैं जो पेपर में अक्सर आपको देखने को मिलती हैं, जहां से डाउट उठता है चीजों में कि ये चीज आखिर है क्या। तो पहली जो चीज पेपर में देखने को मिलती है वो मिलती है तारा। ठीक है, कि भाई आप कभी भी कहीं भी कुछ पढ़ोगे तो आपको पहला जो शब्द मिलेगा वो मिलेगा तारा। ठीक है, कि स्टार क्या होता है। दूसरा जो शब्द देखने को मिलता है वो मिलता है ग्रह, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं प्लेनेट। और तीसरा जो शब्द होता है वो देखने को मिलता है उपग्रह, इंग्लिश में कहते हैं सैटेलाइट। चौथा जो शब्द देखने को मिलता है वो मिलता है धूम केतु, या इसी को एक और नाम से कहते हैं पुच्छल तारा भी कहा जाता है। इंग्लिश में कहते हैं कॉमेट। एक और शब्द आपने सुना होगा जिसको हम कहते हैं क्षुद्र ग्रह, इंग्लिश में या तो एस्टेरॉइड या द्वार्फ प्लेनेट। ठीक है, और एक टर्म और सुनी होगी आपने, वो होती है उल्का या उल्का पिंड, मीटियोर और मीटियोराइट्स। ये शब्द अलग अलग देखने को मिलते हैं। इनमें अंतर क्या होता है बहुत लोगों को यही नहीं पता होता है, तो सबसे पहले तो इनमें अंतर जान लेते हैं। तो इन सबका जो बाप है वो है तारा। सबका पापा कौन होता है? बाप तारा। तारे से ही बाकी की चीजों का जन्म होता है। ठीक है, तो जो तारा होता है यही मूल होता है, आधार होता है। तारा क्या होता है? तारा कोई भी ऐसा पिंड होता है, कोई भी ऐसी सेलेस्टियल बॉडी होती है जिसका खुद का प्रकाश होता है। ठीक है, ये धूल कण से बना होता है और इसका खुद का क्या होता है? प्रकाश होता है। इसकी खुद की जो ल्यूमिनस होता है वो ये होती है। ठीक है, तो तारे की अगर हम बात करें तो बात आती है तारे में खुद का प्रकाश आया कहां से। ठीक है, वो जो प्रकाश है उसमें आ कहां से रही है? लाइट। क्यों, क्या सोर्स है उसकी? कोई भगवान ने आशीर्वाद दे रखा है कि भैया श्री कृष्ण ने साड़ी बढ़ा दी, ऐसे यहां से प्रकाश सूर्य को मिल रहा है और वो आगे हमें मिल रहा है? तो ऐसा नहीं है। जितने भी तारे होते हैं ये तारे हाइड्रोजन से बने होते हैं। ठीक है, किससे बने होते हैं? हाइड्रोजन से बने होते हैं। ठीक है, लगभग हर तारे का कंपोजिशन ऐसा ही होता है। 71% लगभग उसमें हाइड्रोजन होती है और बाकी की हीलियम होती है, और 1-8% में बाकी की छोटी मोटी गैसें होती हैं। तो मेनली जो तारा होता है वो हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ होता है। और हाइड्रोजन में क्या होता है? यहां पर तारे में एक घटना होती है जिसको हम कहते हैं नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। यानी फ्यूज का मतलब क्या होता है? एक दूसरे में कंबाइन होना। तो तारे जितने भी होते हैं उनमें क्या घटना होती है? हाइड्रोजन के जो अणु होते हैं ये मिलकर एक भारी अणु में परिवर्तित हो जाते हैं, हीलियम। हाइड्रोजन के विभिन्न एटम्स मिलकर क्या बना देते हैं? हीलियम का निर्माण कर देते हैं। और इस घटना को कहते हैं नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। जो हमारे यहां पर पावर प्लांट होते हैं, जैसे नरोरा में है न्यूक्लियर पावर प्लांट, यहां पर नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया होती है, न्यूक्लियर फिशन होता है, जिसमें यूरेनियम छोटे पदार्थों में टूटता है, उसमें भी ऊर्जा क्या होती है? निकलती है।
तो यहीं से बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलती है, जो प्रयोग हम हाइड्रोजन बम में भी करते हैं। हाइड्रोजन बम जब गिराते हैं तब भी यही घटना होती है न्यूक्लियर फिजन की, क्योंकि इतनी बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होती है, ऊर्जा निकलती है। ऊर्जा ही बेसिकली कन्वर्ट किसमें हो जाती है, प्रकाश के रूप में हमें दिखाई देती है, ठीक है, लाइट के रूप में दिखाई देती है। अब बहुत ज्यादा जब ऊर्जा बन रही है तो उस पर तापमान क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो जो तारे होते हैं इन पर तापमान बहुत ज्यादा होता है, 5000 6000 डिग्री सेल्सियस, कभी कभी लाखों में भी होता है, करोड़ों में भी होता है। तो ऐसी स्थिति में इन तारों पर एक अलग अवस्था पाई जाती है। जनरली हमारे पास सामने तीन ही अवस्था में देखने को मिलती हैं, कौन कौन सी, ठोस, द्रव्य या गैस, सॉलिड, लिक्विड या गैस। लेकिन ये जो तारे होते हैं या बहुत ज्यादा गर्म चीजें जो होती हैं, इनमें चौथी अवस्था पाई जाती है द्रव्य की, मैटर की फोर्थ स्टेट पाई जाती है, और उस स्टेट को क्या कहते हैं, कई बार पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। आपने अपनी शायद 7th या 8th की एनसीईआरटी की साइंस की किताब में होती हैं 5 स्टेट मैटर के, 5वां भी होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जो बहुत ही ज्यादा ठंडे पदार्थ होते हैं उन पर होता है, ठीक है, क्रायोजेनिक्स में आता है वो सारी चीजें, ठीक है। तो जो सूरज है इस पे कैसी अवस्था पाई जाती है, प्लाज्मा की अवस्था पाई जाती है, ठीक है, कैसी अवस्था पाई जाती है, प्लाज्मा की अवस्था पाई जाती है। बात आती है ग्रह क्या है, तो ग्रह क्या होते हैं, जब ये तारे बने थे तो तारों में क्या हुआ, एक दूसरे से टकरा के विभाजन हो गया, यानी टूट गए ये तारे, ठीक है। तो तारे जब टूटे तो तारे का ही जो रूप था छोटा टूटा हुआ, वो क्या हुआ, एक जगह कंडेंस होने लग गया, यानी एक दूसरे में समाने लग गया, और उसी समाने से क्या बन गए, ग्रहों का निर्माण हो गया। तो ग्रह एक तरीके से क्या हो गए, तारे के बेटे हो गए, और जब बेटे हैं तो किसके चारों ओर चक्कर लगाएंगे, पापा के चारों ओर चक्कर लगाएंगे, पापा पापा कर करके। तो जो ग्रह होते हैं इनका खुद का प्रकाश नहीं होता, ये प्रकाश किससे प्राप्त करते हैं, अपने मूल तारे से प्राप्त करते हैं, और इस मूल तारे के चारों ओर ही क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, ठीक है। जो उपग्रह हैं वो इनके भी बेटे हैं, यानी ग्रहों के बेटे उपग्रह हो गए, यानी जो तारा हो गया वो उनका क्या हो गया, दादा हो गया, ठीक है। तो ये जो उपग्रह हैं, ये उपग्रह क्या करते हैं, ये उपग्रह ग्रहों से बने हैं और ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इनका भी खुद का कोई प्रकाश नहीं है, जैसे हमारा क्या है, चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, और पृथ्वी किसके चारों ओर घूम रही है, सूरज के चारों ओर घूम रही है। तो अप्रत्यक्ष रूप से वो पृथ्वी के साथ साथ सूरज के चारों ओर भी घूम रहा है, ठीक है। जो धूमकेतु होते हैं ये क्या हुए कि ये तारों के जो कुछ कण बच गए, ठीक है, तो वो अमोनिया के बने हुए हिम कणों को, यानी अमोनिया को जमा दो, तो उसी को हम क्या कहते हैं, धूमकेतु कहते हैं। जमी हुई अमोनिया को हम क्या कहते हैं, धूमकेतु कहते हैं। तो ये जो धूमकेतु है ये भी सूरज के चारों ओर ऐसे घूम रहे होते हैं। अब एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि नहीं आएगा कि जब ये घूमते घूमते सूरज के ज्यादा नजदीक आ जाएंगे। जब ज्यादा नजदीक आ जाएंगे, पास आ जाएंगे, तो सूरज की किरणों से, सूरज की ऊर्जा से ये क्या हो गए, अमोनिया जो जमी हुई थी वो पिघलने लगेगी। तो ये अमोनिया जब पिघलने लगती है तो एक लंबी सी पूंछ के साथ, ऐसे कुछ लंबी सी पूंछ के साथ, और आगे मूसा होता है, ठीक है, और एक लंबी सी पूंछ के साथ जलते हुए दिखाई देते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, पुच्छल तारा कहते हैं। पूंछ होती है एक चमकीली, और ये पूंछ हमेशा सौर की विकिरण ऊर्जा की वजह से, रेडिएशन एनर्जी की वजह से सूरज के विपरीत होती है, यानी सूरज इधर है तो पूंछ जो होगी वो इसके विपरीत दिशा में होगी, ठीक है। एक इसकी खोज एक व्यक्ति ने की थी धूमकेतु की, जिसका नाम था हेली। उसने ये देखा कि एक धूमकेतु है जो पृथ्वी से हर 76 साल बाद दिखाई देता है, यानी सूरज के चारों ओर एक परिक्रमा कितने सालों में कर लेता होगा, 76 सालों में कर लेता होगा। तो उसने इसकी खोज की कि ये एक धूमकेतु पृथ्वी से हर 76 साल बाद एक बार दिखाई दे जाता है। तो ये बंदे ने खोज की, तो इसी के ऊपर इसको नाम दे दिया हेली धूमकेतु। तो कौन सा धूमकेतु है जो पृथ्वी से हर 76 साल बाद दिखाई देता है, हेली धूमकेतु, हेलीज कॉमेट। लास्ट टाइम 1985 में दिखाई दिया था, अब 2061-62 में देखने की इसकी संभावना है। तो 2061-62 तक तो चल जाने चाहिए हम भी, तो तब शायद देखने को हमें मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट था क्षुद्र ग्रह। क्या हुआ, कई सारे, जैसे जनरल देख लो, हम भी जब हमारे कोई बच्चा पैदा होता है तो कुछ मोटा पैदा होता है, कोई बड़ा सा पैदा होता है, कोई छोटे छोटे बच्चे रह जाते हैं बहुत, ठीक है। तो ऐसे ही जब ग्रह बन रहे थे तो क्या हुआ, सारे ग्रहों में चट्टाने कंबाइन
हो नहीं पाए। कुछ क्या हुई, छोटी छोटी चट्टानें रह गई और वो आपस में मिल गई और पूरी तरीके से गोलाकार आकार में वो संरक्षित नहीं हो पाए। तो ऐसी स्थिति में हमने उसको क्या नाम दे दिया, वो पूरी तरीके से विकसित नहीं हो पाए, ग्रह नहीं बन पाए, बौने रह जाते हैं ना हमारे में, तो वही इनको नाम दे दिया, क्या कह दिया इन्हें, बौना ग्रह कह दिया, क्षुद्र ग्रह कह दिया, द्वार्फ प्लेनेट कह दिया। ठीक है, ऐसी पूरी एक बेल्ट पाई जाती है मंगल और बृहस्पति, मार्स और जुपिटर के बीच में, जिसमें ऐसे बहुत सारे बौने ग्रह मौजूद हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट था उल्का और उल्का पिंड। तो जितनी भी चीजें सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रही हैं, कभी भी गलती से यदि वो पृथ्वी के नजदीक आ जाती हैं, तो पृथ्वी के नजदीक आने पर, चाहे वो धूमकेतु हो या उल्का हो, ठीक, चाहे धूमकेतु हो या फिर क्षुद्र ग्रह हो, जब भी ये पृथ्वी के नजदीक आएंगी, तो पृथ्वी के नजदीक आने से क्या होगा, आपने फॉर्मूला पढ़ रखा होगा ग्रेविटी फोर्स का, F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये याद होगा आपको ग्रेविटेशनल फोर्स वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो यहां पर जब r को मैं कम कर दूंगा तो ये F बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो जब ये पृथ्वी के नजदीक आने लगते हैं तो r बहुत कम हो जाता है, यानी जो दूरी है ग्रहों के बीच की वो बहुत कम हो जाती है, और जब दूरी कम हो गई तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत तेजी से खींचते हैं। अब जनरली ये जो होते हैं धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह, ये बहुत छोटे होते हैं पृथ्वी की तुलना में, तो छोटे हैं तो कौन किसकी तरफ खींचेगा, छोटा बड़े की तरफ खींचेगा, है ना। जैसे सांड से तुम टक्कर मारोगे तो तुम्ही को लगेगी, सांड को कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो वही चीज है। तो ये क्या होगा, ये पृथ्वी की तरफ जब खींचते हैं तो पृथ्वी के चारों ओर एक क्या बना हुआ है, एक कवच बना हुआ है। किसका कवच है, गैसों का, वायुमंडल है पृथ्वी के चारों ओर। तो पृथ्वी पर जब ये घुसते हैं अंदर, तो पृथ्वी में जब घुसते हैं तो वायुमंडल में बहुत तेजी से गैसों के साथ क्या होगा, इनका फ्रिक्शन होगा। हाथ जैसे रिगड़ो तो गर्म हो जाते कि नहीं हो जाते, वही बहुत तेजी से आ रहे हैं, बहुत तेजी से हाथ रिगड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आग का आविष्कार भी तो ऐसे हुआ, ये आग पकड़ लेते हैं और आसमान में जलते हुए ऐसे कोयले की तरह दिखाई देते हैं, कुछ जलता हुआ गिर रहा है। इसी को हम आम भाषा में टूटता तारा कहते हैं। ठीक है, तो उल्का या उल्का पिंड असल में होता क्या है, तो टूटता तारा जो होता है वो उल्का या उल्का पिंड होता है। वास्तव में कोई तारा नहीं होता वो, कि आप कहोगे तारा टूट गया है। ठीक है, तारा टूटेगा और गिरेगा तो पृथ्वी नष्ट हो जाएगी पूरी तरीके से। ठीक है, तो ये बड़े बड़े नहीं होते, छोटे छोटे होते हैं, और जनरली छोटे छोटे होते हैं तो आसमान में ही पूरी तरीके से क्या हो जाता है, गायब हो जाते हैं। छोटी चीज है तो छोटी क्या है, आसमान से आते 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 क्या हुई, गायब हो गई। तो ऐसी स्थिति में ये ज्यादा हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाते, लेकिन कभी कभी बहुत बड़े बड़े भी पृथ्वी पर आकर गिरने लगते हैं, और जब बड़े बड़े गिरने लगते हैं तो वो पूरी तरीके से जल नहीं पाते, और जलते जलते कुछ हिस्सा उसका क्या होता है, पृथ्वी पर गिर जाता है। तो अगर आसमान में पूरी तरीके से जल गया तो उसको हम उल्का कहते हैं, और आसमान में पूरी तरीके से नहीं जला और जलता जलता कुछ हिस्सा पृथ्वी पर गिर गया, तो एक पिंड गिर गया ना यहाँ पर, तो उसको हम क्या कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं, मीटियोराइट कहते हैं। और अगर ये गिर जाए तो ऑब्वियसली भाई आग का गोला एक बहुत बड़ा सा पृथ्वी पर टकराएगा तो भूकंप आएगा कि नहीं आएगा, तो पृथ्वी हिल जाती है पूरी। तो डायनासोर एक समय पर होते थे, वो खत्म हो गए, कैसे, इसी तरीके से खत्म हो गए। आसमान से बारिश हुई, यही उल्का बहुत सारे गिरे, और गिरने से क्या हुआ, दो चार डायनासोर बचे भी, कई तो ऐसे ही उन्हीं के ऊपर गिर गए तो तबाह हो गए, बचे भी तो बचे, लेकिन डायनासोर क्या करते थे, और जानवरों को खाते थे, तो और जानवर मर गए, तो फिर डायनासोर भी धीरे धीरे पूरी तरीके से खत्म हो गए। नहीं होते तो हो सकता है आज भी डायनासोर होते, और डायनासोर होते तो शायद हम ना होते। तो वो इवोल्यूशन की पूरी प्रक्रिया है, या हो सकता है वो भी होते, हम भी होते, हमारा जैसे आज कुत्ते को खिलाते हैं ऐसे करके हो सकता है कि डायनासोर को खिला रहे होते कि जा बेटा टूट पड़ा। ठीक है, इस तरीके से। चल, तो ये बेसिक चीजें हैं, ये आपको समझ में आई होंगी इतनी। ठीक है, तो एक बार डायग्राम से और देख लेते हैं। तो देखो ये हो गया हमारा सूर्य, आग का गोला एक तरीके से है सूर्य। ठीक है, सूर्य क्या है, एक तरीके से आग का गोला। किससे बना हुआ है, हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ था मेनली। ठीक है, कभी कोई परसेंटेज ही पूछ लेता तो याद रखना 71% लगभग क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है, बाकी के फिर जो इस तारे के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं वो क्या हो गए, ये सारे हो गए ग्रह। ठीक है, इन ग्रहों के चारों ओर जो चक्कर चीजें लगा रही हैं वो क्या होगा, इसके उपग्रह। ठीक है, ये जो छोटे छोटे ग्रह रह गए इन सबको हम क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक है, या एस्टेरॉइड कहते हैं। ये लंबी सी पूंछ के साथ जलता हुआ दिखाई दे रहा है, आगे ये इसकी मुंडी सी और एक लंबी सी पूंछ दिखाई दे रही है, इसको हम क्या कहते हैं, धूमकेतु कहते हैं।
और ऐसे बहुत सारे जब धूमकेतु गिरते हैं तो वो सभी क्या हो गए, बेसिकली जब पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में आ गए, वायुमंडल में आ गए, तो वो क्या कहलाते हैं, उल्का कहलाते हैं। ठीक है, कई बार आपने वैसे देखा भी होगा, उल्का तो कभी कभी दिख भी जाता है, कुछ ऐसी रंग रोशनी सी दिखी और वो गायब हो गई। ठीक है, तो वो दिख जाता है अक्सर कभी कभी। नेक्स्ट बात आती है कि भाई हमारा जो सूरज था ये क्या था, एक तारा है। सूरज क्या है, एक तारा है। तो जब हम आसमान में देखते हैं तो हमें तो बहुत सारी चमकीली चमकीले बिंदु बिंदु दिखते हैं, तो ऐसे तो कितने सारे तारे हैं कि नहीं है, बिल्कुल है। फिर बात आती है कि सूरज इतना बड़ा है क्या कि जो बाकी तारे हैं वो ऐसे पॉइंट से दिख रहे हैं और सूरज इतना बड़ा सा दिख रहा है। ठीक है, बाकी तारों को तो हम आराम से नजरों से नजरें मिला के देख लेते हैं, लेकिन सूरज को हम नजर नहीं मिला पाते। तो क्या सूरज इतना बड़ा है, इतनी ऊर्जा है? नहीं, सारे तारे सूरज से भी बड़े बड़े भी हैं, बहुत सारे तारे। ठीक है, उनकी ऊर्जा सूरज से और ज्यादा है, लेकिन दिक्कत क्या है, हमारी पृथ्वी बहुत ज्यादा दूर है उन बाकी तारों से। ठीक है, जैसे आप अपने पड़ोसी के लिए बहुत पास हो, ठीक है, या आप मान लो अतरौली में रहते हो, तो आप मेरे लिए यहां अलीगढ़ से दूर हो गए, अपने पड़ोसी के लिए पास हो गए, तो पड़ोस वाले को देखोगे तो आपको अच्छे से दिखाई देगा, बहुत बड़ा दिखाई देगा। या ऐसा मान लो दूर से एक पेड़ देखते हो, ट्रेन में जाते हो तो दूर से पेड़ कितने छोटे दिखाई देते हैं, वही पास में जाके देखते हो तो भाई कितना लंबा पेड़ होता है। तो वही चीज है यहां पर भी। ठीक है, तो बहुत सारे जो तारे हैं वो बहुत ज्यादा दूर हैं। जब बहुत दूर करते जाओगे तो चीज उतनी ही छोटी होती जाती है, और उतनी ही छोटी होती जाएगी तो उतनी ही हमारे पास कम रोशनी उसकी पहुंचेगी। तो सूरज के जैसे और भी बहुत सारे तारे हैं, और ये बहुत सारे तारों को मिला दो, लगभग कितने तारों को मिला दो, 100 अरब तारों को मिला दो, यानी 10 की पावर 11 तारों को मिला दो, तो इन तारों को मिलाकर क्या बनती है, एक आकाश गंगा बनती है। क्या बनती है, एक आकाश गंगा बनती है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं गैलेक्सी बनती है। तो एक आकाश गंगा में कितने तारे, 100 अरब या 10 की पावर 11 तारे। ठीक है, अब ऐसी बहुत सारी आकाश गंगाएं मौजूद हैं। कितनी आकाश गंगाएं हैं, लगभग इतनी ही आकाश गंगाएं भी हैं, यानी आकाश गंगाओं की संख्या भी कितनी हो गई, 10 की पावर 11। 100 अरब ही आकाश गंगा हैं, यानी एक आकाश गंगा में इतने तारे और टोटल इतनी आकाश गंगा, तो कुल मिलाकर तारे कितने हो जाएंगे, एक आकाश गंगा में इतनी, टोटल आकाश गंगा इतनी, तो कितने हो गए, 10 की पावर 22। तो टोटल तारे कितने हैं, 10 की पावर 22। और ये सारी आकाश गंगाओं को मिला दो तो जितना भी ऊपर आसमान में दिख रहा है सब काला काला, वो सब क्या है, वो है ब्रह्मांड। ठीक है, क्या है, यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है। तो हम एक छोटा सा तुच्छ, बहुत ही माइन्यूट, चींटी से भी छोटा कर लो, सूक्ष्म जीव होते हैं ना, वायरस ऐसे जो हमें माइक्रोस्कोप में देखने पड़ते हैं, ऐसा हिस्सा है हम ब्रह्मांड में, एक छोटा सा। ठीक है, तो हमारा जो सूरज है वो एक क्या है, तारा है, किसका, एक आकाश गंगा का। और ऐसे ही इस आकाश गंगा जो हमारी है उसको हमने नाम दे दिया, इसको हम क्या कहते हैं, दुग्ध मेखला कहते हैं, या क्या कहते हैं, मिल्की वे कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में भी आ सकता है नाम और हिंदी में भी आ सकता है, हिंदी वालों के लिए, इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश में ही है, मिल्की वे कहते हैं। तो हम छोटा सा हिस्सा है इस मिल्की वे का। ऐसे ही और कितने सूरज हैं इस मिल्की वे में, 10 की पावर 11 हैं, 100 अरब सूरज हैं। और हमारे पृथ्वी जैसे जाने कितने ग्रह होने की संभावना है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम पूरे ब्रह्मांड में अकेले हैं, हो सकता है हमारे जैसे, हमसे भी ज्यादा विकसित, जैसे हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम मानते हैं हमारे पास न्यूक्लियर बम है, हो सकता है उन्होंने और भी खतरनाक न्यूक्लियर बम बना रखा हो। और जो लोग हैं, ठीक है, हम सोचते हैं कि मार्स पर चले जाएं, हो सकता है वो सोच रहे हो अपना ग्रह उनका भी तबाह हो रहा हो जैसे हमारा हो रहा है, और वो सोच रहे हो कि पृथ्वी बड़ी हरी भरी है, इधर आके बस जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, केस कभी कभी मिलते हैं, अब पता नहीं कितनी सच्चाई है या नहीं है, कि यूएफओ देखे जाते हैं, उनंत तश्तरी देखी जाती है, कोई मिल गया जादू। ठीक है, तो वो सारी चीजें देखने को कई बार मिलती हैं, अब पता नहीं उनमें कितनी सच्चाई है या नहीं है, क्योंकि आज तक ना आपने देखा है ना मैंने देखा है कि एलियन होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो वो तो
होगा या नहीं होगा वो तो वैज्ञानिकों को शायद पता भी होगा, तो वो आपको पता नहीं लगने देंगे, क्योंकि मान लो आम जनता को पता चल गया कि एलियन होता है तो हम तो हड़कंपी मचा देंगे ना कि भाई कैसा है दिखाओ, क्या उस पर वैसी शक्तियां होती हैं क्या कि धूप और वो जो है एकदम उसको बॉडी बिल्डर बना देगा क्या। ठीक है, तो वो सारी चीजों की वजह से हो सकता है कि एलियन हो, नासा इसरो इन सबको पता हो, और ये इनका एक पैक्ट हो सरकारों का कि जनता को पता नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो वो चीजें आती रहती हैं, पता नहीं कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी आकाशगंगाएं मिलाकर क्या बन जाता है, ऐसी बहुत सारी आकाशगंगाएं मिलाकर बन जाती है एक ब्रह्मांड। ठीक है, और ब्रह्मांड के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, ब्रह्मांड के अध्ययन को हम कहते हैं कॉस्मोलॉजी। ठीक है, क्या कहते हैं, कॉस्मोलॉजी। सुना होगा कॉस्मोस, है ना, कॉस्मोस उसी से बना है। ब्रह्मांड के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, कॉस्मोलॉजी कहते हैं। जबकि इस ब्रह्मांड का छोटा सा हिस्सा क्या है, हमारा सौर मंडल, सोलर सिस्टम। तो इस सौर मंडल के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी नहीं कहते। एस्ट्रोलॉजी जो होता है वो होता है भविष्य वाला, जो होता है ज्योतिष वाले। ठीक है, कि ये राहु बैठ गया, केतु बैठ गया, शनि आ गया, वो होता है। तो वो विज्ञान नहीं है असल में, वो मानो तो है विज्ञान, वरना कोई सच वो विज्ञान नहीं है, प्रमाणित नहीं है। तो क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमी कहते हैं सौरमंडल के अध्ययन को, जबकि ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं, कॉस्मोलॉजी। क्लियर भाई। तो हमारा जो आकाशगंगा है वो कुछ इस तरीके की है, ऐसी जलेबी बना दो उल्टी, एंटी क्लॉकवाइज टाइप में। तो ये शेप क्या कहलाती है, इसको कहते हैं सर्पिलाकार। इंग्लिश में कहते हैं स्पाइरल। वो वाइंडिंग कराई होगी आपने, स्पाइरल वाइंडिंग होती है ना, ऐसी गोल गोल स्प्रिंग की सी। तो हमारी जो आकाशगंगा है ये कैसी है, सर्पिलाकार है, यानी कि स्पाइरल है, ऐसी शेप की है। और हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, तो इसको मंदाकिनी भी कह देते हैं, दुग्ध मेखला भी कह देते हैं, मिल्की वे भी कह देते हैं। अब बात आती है, ये आकाशगंगा में हमारा सूरज भी कहीं होगा, हमारा सौरमंडल भी कहीं होगा। तो हमारा सूरज इस आकाशगंगा का ये केंद्र हो गया, इस केंद्र से बिल्कुल कोने पर कहीं मौजूद है, यहां कहीं मौजूद है हमारा सूरज और इसके सारे ग्रह। तो क्वेश्चन आता है, हमारी आकाशगंगा में हमारा सौरमंडल कहां पर है, केंद्र के निकट है या बिल्कुल कोने पर है, तो कहां पर है, लगभग कोने पर ही जाकर हमारा है। तो एक बात बताओ, हर चीज इस केंद्र के चारों ओर घूमेगी कि नहीं घूमेगी, जो भी यहां मौजूद है आसपास। तो हमारा जो सौरमंडल है ये भी इस केंद्र के चारों ओर चक्कर लगा रहा होगा कि नहीं लगा रहा होगा, बिल्कुल लगा रहा होगा। तो ये जो सूरज है ये भी चक्कर लगा रहा है किसके चारों ओर, आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर। ठीक है, किसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है ये सूरज भी, हमारा केंद्र जो हमारी आकाशगंगा है इसके चारों ओर घूमता है, और लगभग 6 लाख मील प्रति घंटे की ऐसी कुछ रफ्तार है, उस रफ्तार से घूमता है। तब जाकर ये सूरज एक चक्कर आकाशगंगा का कितने साल में लगा पाता है, 25 करोड़ साल में। यानी हमारा जो सूरज है वो 6 लाख मील की रफ्तार से चल रहा है, तब जाकर हमारी आकाशगंगा का एक चक्कर लगा पाता है कितने सालों में, 25 करोड़ सालों में। यानी उम्मीद आप लगा सकते हो कि हमारी आकाशगंगा ही कितनी बड़ी है। और ऐसी कितनी आकाशगंगाएं हैं, 100 अरब। तो ब्रह्मांड कितना है, सोच नहीं सकते, इतना बड़ा है हमारा ब्रह्मांड, कभी नहीं नाप सकते हम ब्रह्मांड को। तो 25 करोड़ साल में ये जो सूरज चक्कर लगाता है हमारी आकाशगंगा के बिंदु के, इसको हमने एक नाम दे दिया, क्या कहते हैं, एक कॉस्मिक वर्ष कह दिया। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, एक वन कॉस्मिक ईयर। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा एक कॉस्मिक वर्ष क्या है, तो सूरज लगभग 25 करोड़ साल लगाता है हमारी आकाशगंगा के बिंदु के चारों ओर चक्कर लगाने में, उसी को एक कॉस्मिक वर्ष कहते हैं। एक कॉस्मिक वर्ष कितने के बराबर होता है, लगभग 25 करोड़ साल के बराबर होता है लगभग। ठीक है भाई, यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं, जरा बताओ। बहुत कुछ है, ये बढ़िया दिलचस्पी वाली चीजें हैं।
तो जल्दी से एक बार बता दो, किसी को कोई डाउट तो नहीं यहां तक? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो अगर हम बात करें अपने सौरमंडल की, तो हमारे सौरमंडल में शुरुआत में 9 ग्रह होते थे। ठीक है, कितने ग्रह होते थे शुरुआत में? 9 ग्रह। शुरुआत की कोई किताब उठाओगे तो उसमें हमें पढ़ाया जाता था कि हमारे कितने ग्रह हैं? 9 ग्रह हैं। लेकिन एक संस्था है जो इन ग्रहों के नाम देती है। ठीक है, ऐसे ही थोड़ी ना कि मैंने कह दिया कि यार पृथ्वी कह दो इसको, मैंने कह दिया उसको मंगल कह दो, तो ऐसा थोड़ी ना। ये किसी ना किसी ने तो नाम दिए होंगे, कि वो नाम पर बैठक हुई होगी, उन्होंने कहा होगा कि हाँ बिल्कुल सही है। जैसे आपका नाम रखा गया होगा तो पंडित आता है ना, वो अक्षर निकाल के देता है कि भैया ये नाम रखो। फिर घर वाले बैठक करते हैं कि ये नाम बढ़िया है, ये नाम बढ़िया है, सबकी सहमति बन गई तो वो नाम रख लिया। तो ऐसे ही यहां पर है, एक संस्था है IAU, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ, जिसका मुख्यालय है पेरिस में। ये संस्था है जो ग्रह वगैरह के नाम देती है और सारी चीजें बताती है। तो इसने पाया 2006 में, ठीक है, कब? 2006 में इसने कहा कि यदि हम ग्रहों की बात करें तो वो सूरज के ऐसे चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन हमने पाया कि जो 9वां ग्रह है, जिसको हम कहते हैं प्लूटो या हिंदी में यम, ये क्या कर रहा है? ये अपने जो पड़ोसी ग्रह है इसका, जिसका नाम है वरुण, ठीक है, नेपच्यून, इसके कक्ष को भी काटता है। हमने कहा कि भैया ग्रह तो वो होता है जो केवल अपने मूल तारे के चारों ओर ऐसे चक्कर लगाए, किसी का कक्ष ना काटे। लेकिन यहां हमने पाया कि ये जो यम है ये वरुण का कक्ष काट रहा है। तो हमने कहा कि भाई ये जो परिभाषा ग्रहों की है उसमें सेट नहीं बैठता, इसको अलग कैटेगरी में डालो। तो 2006 में अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने क्या कहा कि भाई जो यम है या प्लूटो है ये ग्रह नहीं है, ये क्या है? ये है बोना ग्रह। क्या है? क्षुद्र ग्रह है, बोना ग्रह है, द्वार्फ प्लेनेट है। तो किस वर्ष से कहा गया कि जो हमारा सूरज है इसके कितने उपग्रह, इसके कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। किस साल ये डिफाइन किया गया? 2006 में। तो क्वेश्चन आएगा प्लूटो को ग्रहों की परिभाषा से किस वर्ष हटा दिया? 2006 में हटा दिया। किसने हटा दिया? अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने हटा दिया, जिसका मुख्यालय कहां है? पेरिस में है। तो वर्तमान में हमारे कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। ठीक है, हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं, 9 नहीं है। ठीक है, 8 ग्रह। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारी आकाशगंगा की। तो एक बार इमेज देख लो, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। हमारी आकाशगंगा कुछ इस तरीके की है। ठीक है, ये देखो जरा, ऐसे ऐसे है ना, स्पाइरल शेप की है आकाशगंगा। ये बीच में केंद्र है और यहां पर ये बताया गया है कि इस बीच के केंद्र में क्या मौजूद है? ब्लैक होल मौजूद है यहां पर। ठीक है, इसकी खोज की गई है, बहुत बड़ा ब्लैक होल है। तो कुछ समय बाद हो सकता है सारी चीजें ये खा जाए, कुछ समय में, लेकिन करोड़ों सालों की बात होती है। ऐसा नहीं कि आज सोए हैं कल जो है ब्लैक होल आ गया मुंह पे, ऐसा नहीं। ठीक है, और दूर से देखोगे, मतलब ऐसे दूर से देखोगे तो इस तरीके से दिखाई देगी, थोड़ी सी जूम में करोगे तो कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। ठीक है, एवेंजर्स वगैरह की मूवी देखी होंगी, उसमें इस तरीके की चीजें कुछ दिखा देते हैं। ब्रह्मांड वगैरह वाली कोई हॉलीवुड मूवी देखी होगी तो उसमें इस तरीके की चीजें दिखा देते हैं। ठीक है, तो दूर से ऐसा लगेगा कि मिट्टी मिट्टी सी है, कुछ चमकीली मिट्टी सी। ठीक है, ऐसा दिखता है। तो हमारा जो मैंने आपको बताया सूर्य है वो क्या है? ये आकाशगंगा का बिंदु है। इस केंद्र से कहां है? बिल्कुल कोने पे जाकर है लगभग। ठीक है, कोने पर जाकर है। और ये कितने सालों में लगभग चक्कर लगाता है? 25 करोड़ साल में। ठीक है, ये जैसे आकाशगंगा यहां तक है तो ये केंद्र से हम क्या है? काफी दूरी पर है, इधर कहीं है। ठीक है, जहां खत्म सी होने वाली होती है वहां मौजूद है हम। ठीक है, तो इससे तो काफी दूर है। जो ब्लैक होल हमें खाने की सोच रहा है वो अभी तो नहीं खा पाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सूरज की। ठीक है, सूरज की, पहले सूरज के बारे में पढ़ लेते हैं, पापा के बारे में जान लेते हैं, फिर सारे बच्चों के बारे में जानेंगे, ग्रहों के बारे में। ठीक है, फिर उनके बच्चों के बारे में जानेंगे, उपग्रहों के बारे में। तो पहले पापा के बारे में पढ़ लेते हैं। पापा कौन है? सूर्य। तो पहला क्वेश्चन जो आएगा सूरज पे वो क्या आएगा? सूर्य क्या है? तो सूर्य क्या है? सन क्या है? एक तारा है। ठीक है, जो सूरज या सूरज के सारे ग्रह हैं, इनके अध्ययन को हम क्या कहते हैं? सौर मंडल कहते हैं। और वैसे पूछ ले तो क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। जो हमारा सूरज है, ठीक है,
ये किसका बना हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आएगा, तो हाइड्रोजन और हीलियम का बना हुआ है। सूरज में कौन सी घटना हो रही है, नाभिकीय संलयन हो रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, जिसमें क्या होता है, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होती है और बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलती है। ठीक है, क्वेश्चन आएगा लगभग कितने परसेंट हाइड्रोजन है सूरज में, 71% हाइड्रोजन है। ठीक है, तो यानी कि क्वेश्चन अगला ये आता है कि लगातार क्या हो रहा है, सूरज में एक भट्टी है और उस भट्टी में क्या जलता जा रहा है, हाइड्रोजन जलता जा रहा है। ठीक है, और हमें जो खाना पकाना था वो मिलता जा रहा है। तो एक समय ऐसा आएगा कि नहीं आएगा कि घर में सिलेंडर खत्म हो जाएगा, होता है कि नहीं होता, लगातार खाना बनाते बनाते गैस खाली। तो ऐसा ही सूरज में भी होगा कि नहीं होगा। अरे शुरुआत में कुछ था, इतना सारा भर के दिया सिलेंडर, अब वो लगातार सिलेंडर से गैस यूज करे जा रहे हो तो सिलेंडर खाली होगा कि नहीं होगा। ऐसे सूरज के साथ भी है कि सूरज में हाइड्रोजन भर के दी, अब वो हाइड्रोजन लगातार धीरे धीरे खत्म होती जाएगी कि नहीं होती जाएगी, होती जाएगी। लगभग कितने साल चलेगी, तो लगभग ये चलेगी 500 करोड़ साल, 5 बिलियन साल अभी और चलेगी। तो टेंशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमारे सूरज की लाइफ कितनी बची है, 5 करोड़ साल बची है। और कितना पुराना लगभग हमारा सूरज हो गया है, तो इतना ही पुराना लगभग हमारा सूरज हो गया है। कितना बुढ़ा है सूरज, कितने साल का है हमारा, 500 करोड़ साल पुराना है हमारा सूरज। ठीक है, कितना पुराना है, 500 करोड़ साल या 5 बिलियन साल पुराना है, और अभी इतना और चलेगा। तो टेंशन लेने की अभी जरूरत नहीं है कि कहीं ऊर्जा तो खत्म नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये सूरज तो अभी 500 करोड़ साल और चलेगा। तो सूरज की अगर मैं बात करूं तो सूरज के बिल्कुल आंतरिक जो हिस्सा है, जहां पर ये भट्टी मौजूद है, इस आंतरिक हिस्से को हम क्या कहते हैं, इस आंतरिक हिस्से को कहते हैं कोर। ठीक है, क्या कहते हैं, कोर। जहां ये भट्टी मौजूद है, जहां हाइड्रोजन कन्वर्ट हो रही है हीलियम में, इसको क्या कहते हैं, कोर। और जहां एग्जैक्ट गैस जल रही है, उसका जो तापमान होगा वो आसपास के क्षेत्र से ज्यादा होगा, तो इसका तापमान सबसे अधिक रहता है। ये जो कोर है, इसका तापमान है लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। सूरज का जो आंतरिक हिस्सा है कोर, इसका तापमान लगभग कितना है, 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस, या मिलियन में पूछ ले तो 15 मिलियन। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। ठीक है, तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान है सूरज के आंतरिक हिस्से का। फिर सूरज की जो सतह है, इसका जो तापमान है वो है लगभग, सतह का तापमान कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सूरज की जो सतह है इसका लगभग कितना तापमान है, 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कितना तापमान है, लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सरफेस का। सूरज की सतह के आसपास का जो वायुमंडल है, सूरज की सतह के आसपास का जो हिस्सा है वायुमंडल है, इस हिस्से को हम कहते हैं प्रकाश मंडल। ठीक है, क्या कहते हैं, प्रकाश मंडल कहते हैं, फोटो स्फीयर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, प्रकाश मंडल कहते हैं, फोटो स्फीयर कहते हैं। इसकी दूसरी जो लेयर है वायुमंडल की, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, इस वायुमंडल की जो दूसरी लेयर है, इस दूसरी लेयर को वायुमंडल की क्या कहते हैं, इस दूसरी लेयर को कहते हैं क्रोमो स्फीयर। ठीक है, जो दूसरी लेयर है वायुमंडल की फोटोस्फीयर के बाद वाली, इसको क्या कहते हैं, क्रोमो स्फीयर। और जो सबसे बाह्य परत है, इस परत को क्या कहते हैं, सूरज के वायुमंडल की इस परत को कहते हैं कोरोना। ठीक है, क्या कहते हैं, कोरोना कहते हैं। ठीक है, कोरोना वायरस वाला ही कोरोना कहते हैं। ठीक है, और ये जो सबसे बाह्य हिस्सा है वायुमंडल का सूरज के, ये हिस्सा केवल तभी दिखाई देता है जब सूरज पूरी तरीके से ढक जाता है, यानी जब पूर्ण सूर्य ग्रहण हो जाता है, तो जो चमकीला हिस्सा चारों ओर दिखता है उसको हम क्या कहते हैं, कोरोना कहते हैं। ठीक है, क्लियर। तो क्वेश्चन आएगा कि सूरज की जो सतह है उसका लगभग कितना तापमान है, 6000 डिग्री सेल्सियस। सतह के आसपास का जो हिस्सा है उसको क्या कहते हैं, प्रकाश मंडल कहते हैं, फोटोस्फीयर कहते हैं। दूसरा जो उसके बाद हिस्सा बढ़ता है उसको क्रोमोस्फीयर कहते हैं, और लास्ट में जो हिस्सा बढ़ता है उसको कोरोना कहते हैं। एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था गैलीलियो, उसने पाया कि ये जो सूरज का प्रकाश मंडल है, इस प्रकाश मंडल पर कुछ धब्बे मौजूद हैं सूरज पर। इस प्रकाश मंडल पर कुछ इस तरीके से धब्बे से मौजूद हैं।
इन धब्बों को इन्होंने क्या कहा, कलंक लग गया ना, जिंदगी में दाग धब्बे लग जाएं तो क्या लग जाता है, जिंदगी में कलंक लग जाता है। तो इसको इसने क्या नाम दे दिया, इसको इसने नाम दे दिया सौर कलंक। तो इंग्लिश में कहते हैं सन स्पॉट्स। तो क्वेश्चन आता है सौर कलंक की घटना, सन स्पॉट की घटना सूरज के किस हिस्से पर देखने को मिलती है, तो वो मिलती है प्रकाश मंडल पर, फोटोस्फीयर पर। और इसकी खोज किसने की, इसकी खोज की थी गैलीलियो ने। और ये जो सन स्पॉट की साइकिल है, ये साइकिल इसकी कितनी है, यानी कितने साल बाद ऐसा सन स्पॉट बन जाता है, लगभग 11 साल बाद। 11 साल की इसकी साइकिल होती है, ये चलती रहती है चलती रहती है। तो ऐसे सन स्पॉट बनते रहते हैं, गायब होते रहते हैं, बनते रहते हैं, गायब होते रहते हैं। लगभग कितने सालों में, 11 साल में इसकी क्या है, लाइफ साइकिल है सौर कलंक की। ये जो सौर कलंक है, यहां पर सूरज की एनर्जी एकदम से कम हो जाती है, और ये जब सूरज की एनर्जी यहां कम हो गई तो इसी वजह से यही क्या है, सूरज का सबसे ठंडा भाग है। कोल्डेस्ट पार्ट जो है सूरज का वो कौन सा है, सौर कलंक है। और इसका तापमान कितना रहता है, 4500 डिग्री सेल्सियस। ये सूरज का सबसे ठंडा भाग है जिसका तापमान कितना है, 4500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस यहां सूरज से आ सकते हैं। यहां तक समझ में आया, बताओ जरा एक बार, फिर आगे चलते हैं। और कोई डाउट हो तो पूछो इसमें। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है सबके, बहुत बढ़िया। ठीक है, एक बार डायग्राम से और देख लेते हैं सूरज के। तो देखो ये जरा सूरज दिखा रखा है, सूरज का ये जो सबसे अंतर का हिस्सा है ये हो गया कोर। ठीक है, यहीं पर क्या है, भट्टी बनी हुई है। ठीक है, कलर चेंज कर लेता हूं शायद, ये देखिए आपको यहां पर क्या बनी हुई है, भट्टी बनी हुई है। ठीक है, इसी भट्टी से ऊर्जा बाहर की तरफ निकलती है। ठीक है, ये जो भट्टी वाला क्षेत्र है, ठीक है, इसी से ऊर्जा क्या है, बाहर की तरफ निकलती है। और बाहर की तरफ जब निकलती है तो ये इधर बाहर निकलेगी, फिर ये सतह आ गई। ठीक है, ये यहां पर सब दर्शा रखा है, सतह आ गई। सतह के आसपास का जो हिस्सा है ये क्या है, ये है फोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल। फिर इसके बाद क्या पड़ता है, ये क्रोमोस्फीयर पड़ता है। और जो बाहर का हिस्सा ये क्या है, ये है कोरोना। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें, ये एक बार वही मतलब डायग्राम में दिखा दिया है सूरज के, जो मैंने अभी आपको चीजें समझाई। ठीक है, तो क्वेश्चन आए सूरज का सबसे ठंडा भाग कौन सा है, तो क्या टिक करोगे, प्रकाश मंडल। ठीक है, प्रकाश मंडल पर सन स्पॉट जो पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से धब्बे मौजूद हैं, ये देखो यहां दिखा रखी है इमेज। ठीक है, कुछ इस तरीके से काले काले से धब्बे पाए जाते हैं सूरज पर, इसी को सौर कलंक कहते हैं। ये जूम करके है, थोड़ा दूर से देखोगे तो ऐसे छोटे छोटे से पॉइंट दिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से छोटे छोटे से जो पॉइंट दिख रहे हैं यही सौर कलंक है। ठीक है, चलो, तो ये तो हो गया हमारे पापा की बात। तो अब बात कर लेते हैं बच्चों की। ठीक है, तो जो हमारा सूरज है, ठीक है, इस सूरज, अच्छा एक क्वेश्चन का जरा आंसर दो, जरा एक क्वेश्चन है मेरा, उसका आंसर जरा देना है ना। क्वेश्चन है ये, सूर्य में नाभिकीय ईंधन क्या है, इंग्लिश में है व्हाट इज दी न्यूक्लियर फ्यूल इन सन। ऑप्शन है आपके पास हाइड्रोजन, दूसरा ऑप्शन है हीलियम, तीसरा है बोथ, और चौथा है अमोनिया। तो क्या टिक करोगे, बताओ इसका आंसर, कि कौन सा सोर्स है नाभिकीय ईंधन का सूरज में। खुशबू वाशने हाइड्रोजन, अजय गौतम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्रियंका हाइड्रोजन। हाँ, तो क्या आंसर टिक करोगे, हाइड्रोजन, क्योंकि जल क्या रहा है, हाइड्रोजन जल रही थी, और जलकर आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा था ये तो मिल रहा है ना। असल में मुझे देना क्या पड़ा, देना ये पड़ा, खिचड़ी बनानी है तो क्या क्या डालना पड़ता है, वो डालना इंपॉर्टेंट है, खिचड़ी तो फिर बनी जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, नाभिकीय ईंधन हो गया। तो सूरज में नाभिकीय ईंधन क्या है,
हाइड्रोजन है, हीलियम टिक कराते हैं आधे बंदे, आपको उन आधों में से नहीं बन रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन है नाभिकीय ईंधन, वेरी गुड। तो बात कर लेते हैं सूरज की। तो सूरज के ग्रहों से संबंधित बहुत ज्यादा प्रश्न आ जाते हैं। तो सूरज के जो सबसे नजदीक ग्रह है वो कौन सा है, क्रमवार पूछने को आ जाता है। आपको कोई से भी 4 ग्रह दे देगा और उनका क्रम लगवाने को कहेगा कि इनका क्रम क्या है ग्रहों का, ठीक है। तो सूरज के जो सबसे नजदीक ग्रह है वो कौन सा है, वो है बुध, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मरकरी, ठीक है। दूसरा जो ग्रह आता है वो आता है शुक्र, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वीनस। तीसरा जो ग्रह आता है जो सूरज से तीसरे नंबर पर दूरी पर है वो है हमारी पृथ्वी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कहते हैं अर्थ। कोई बताएगा विश्व पृथ्वी दिवस कब होता है, विश्व पृथ्वी दिवस कब होता है, वर्ल्ड अर्थ डे, विश्व पृथ्वी दिवस कब होता है, कोई आंसर करेगा। 23 अप्रैल, सपना बघेल भाई। और किसी का कोई आंसर, विश्व पृथ्वी दिवस प्रियंका सूर्यवंशी 22 अप्रैल, 22 मार्च हो गए कंफ्यूजन भाई। सपना एक डेट क्यों बढ़ा दिए, केवल प्रियंका ने सही आंसर दिया है, तनु ने भी सही आंसर दिया, वेरी गुड। 22 अप्रैल को होता है विश्व पृथ्वी दिवस। विश्व जल दिवस होता है 22 मार्च को और जैव विविधता दिवस होता है 22 मई को। पृथ्वी आती है तीसरे नंबर पे। तो चौथे नंबर पे जो ग्रह आता है वो है मंगल, मार्स। फिर मंगल और बृहस्पति के बीच में एक छोटी सी पट्टी पाई जाती है जिसमें बहुत सारे बौना ग्रह मौजूद हैं, क्षुद्र ग्रह मौजूद हैं। इस पट्टी को क्या कहते हैं, इस पट्टी को कहते हैं क्षुद्र ग्रह पट्टी या ग्रहिका पट्टी या और क्या कह सकते हैं, बौना ग्रह पट्टी, ऐसे जो भी मतलब सिनोनिम बनेंगे वो सारे आ सकते हैं। इंग्लिश में एस्टेरॉइड बेल्ट और प्लेनेटॉइड्स बेल्ट, ठीक है, या द्वार्फ प्लैनेट्स बेल्ट, ठीक है। फिर 5वां ग्रह आता है जो सबका पापा है, सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। फिर बृहस्पति के बाद क्या आता है 6वें नंबर पर शनि। अच्छा, बृहस्पति को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जुपिटर। शनि को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सैटर्न, ठीक है। 7वें नंबर पे जो ग्रह आता है वो कौन सा आता है, 7वें नंबर पे आता है अरुण, जिसको पहले अरुण आता था, अभी इंग्लिश का ही नाम लिखा हुआ आता है हमेशा, यूरेनस, ठीक है। और 8वें नंबर पे आता है वरुण, इंग्लिश में नेपच्यून और हिंदी में भी नेपच्यून ही लिखा हुआ आता है, ध्यान रखना। फिर इसके बाद फिर एक पट्टी पाई जाती है जिसकी खोज एक वैज्ञानिक ने की थी, उस वैज्ञानिक का नाम था क्यूपर। तो इस बेल्ट को भी नाम क्या दे दिया, क्यूपर पट्टी ही नाम दे दिया। क्या कहते हैं, क्यूपर बेल्ट कहते हैं। क्वीपर भी कह सकते हैं, क्यूपर भी कह सकते हैं, वो बोलने का तरीका है, कहीं कहीं क्यूपर लिखा रहता है, कहीं कहीं क्यूपर लिखा रहता है। तो क्यूपर पट्टी किस ग्रह के बाद मौजूद है, वरुण के बाद मौजूद है क्यूपर पट्टी, जिसके वैज्ञानिक के नाम पर ही इसका नाम है क्यूपर बेल्ट, ठीक है भाई। तो ये आपसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई इनका क्रम क्या है ये बताओ, ठीक है। इधर सरका दे रहा हूं, इनका जो क्रम है वो क्या है ये बताओ, दूरी के अनुसार सूरज से, ठीक है। उल्टा भी क्वेश्चन आ सकता है, सूरज से बढ़ती दूरी के अनुसार, सूरज से घटती दूरी के अनुसार। तो क्वेश्चन देख लेना किस तरीके से, ठीक है। कभी कभी सूरज की जगह पृथ्वी को केंद्र मान के पूछ लेता है,
कि पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह है शुक्र, शुक्र के बाद मंगल, मंगल के बाद बुध। ठीक है, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, शुक्र है, पृथ्वी की जुड़वा बहनें इसको कहते हैं। ठीक है, योगेंद्र कुमार आ रही हैं आपकी कमेंट्स बेटा, ठीक है, आ रही हैं आपकी कमेंट्स। ठीक है, तो ये डायग्राम माई बाप है इस सौर मंडल का। बहुत सारे क्वेश्चन इसी से आ जाएंगे, जैसे कि समझो जरा, ऊपर थोड़ा सा कर दे रहा हूं है ना इसको, जैसे कि क्वेश्चन आएगा, ये जो चार ग्रह हैं मंगल, पृथ्वी, शुक्र और बुध, ये चारों ग्रह इस ग्रहिका पट्टी के अंदर हैं कि नहीं है, तो इन चारों ग्रहों को क्या कहा जाता है, इन चारों ग्रहों को कहा जाता है आंतरिक ग्रह। क्या कहते हैं, आंतरिक ग्रह कहते हैं, इनर प्लैनेट्स कहते हैं। ठीक है भाई, क्या कहते हैं, आंतरिक ग्रह कहते हैं, इनर प्लैनेट्स कहते हैं। और ये जो अंदर वाले ग्रह हैं, इन पर इसका जो ग्रेविटी है वो ज्यादा लगेगी, तो ये जो है ये कैसे हैं, भारी हैं। भारी मतलब ठोस हैं, सॉलिड हैं, चट्टानों के बने हुए हैं। तो इन आंतरिक ग्रहों को और क्या कह देते हैं, ठोस ग्रह भी कह देते हैं, या चट्टान ग्रह भी कह देते हैं। इंग्लिश में सॉलिड प्लैनेट्स या रॉक प्लैनेट्स, सॉलिड या रॉक प्लैनेट्स। और इन पर जमीन है कि नहीं है, यानी जमीन पर उतर सकते हो कि नहीं उतर सकते, तो जमीन है इन पर, तो इसी वजह से इनको एक और नाम दिया गया। और क्या कहते हैं इन आंतरिक ग्रहों को, पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। सुना होगा ना कि आत्मा अजर अमर है लेकिन शरीर क्या है, पार्थिव है, पार्थिव शव को लेकर चलो। तो पार्थिव मतलब क्या, ठोस जो हो, मतलब वो एक तरीके से पार्थिव ग्रह, यानी जिसमें जमीन हो, फिजिकली हो, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहते हैं। ठीक है, इन आंतरिक ग्रहों के कितने नाम हो गए, इन चारों ग्रहों को, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इनको आंतरिक ग्रह भी कहते हैं, इनर प्लैनेट्स भी कहते हैं, पार्थिव ग्रह भी कहते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहते हैं, ठोस ग्रह भी कहते हैं, सॉलिड प्लैनेट्स भी कहते हैं, चट्टान ग्रह भी कहते हैं, रॉक प्लैनेट्स भी कहते हैं। तो क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में से कौन सा ये ग्रह है, कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है, कौन सा चट्टान ग्रह है, कौन सा चट्टान ग्रह नहीं है, कौन सा पार्थिव ग्रह है, कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चन पेपर में आएंगे। समझ में मेरे को लग रहा है आपके आ रहा होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इन बाकी के चारों की। ये जो चार बाहर पड़ गए इस पट्टी के, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये चारों ग्रह क्या हैं, इस पट्टी के ऐसे मार्क कर दे रहा हूं इधर की तरफ, ये चारों ग्रह, ठीक है, ये क्या है, इस पट्टी के बाहर हैं, तो इनको हमने क्या नाम दे दिया, बाह्य ग्रह नाम दे दिया। यानी क्या नाम दे दिया, आउटर प्लैनेट्स नाम दे दिया। और इनकी जो सतह है वो ठोस नहीं है, किसकी बनी हुई है, गैसों की बनी हुई है, यानी लैंड नहीं कर सकते। ठीक है, 100-200 लेके लैंड नहीं करवा पाओगे यहां पर। तो बाह्य ग्रह भी कहते हैं इनको, या क्या कहते हैं, गैस ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, गैस प्लैनेट्स भी कहते हैं। और क्या कहते हैं इनको, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, कौन सा ग्रह है जिस पर ठोस जमीन नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएंगे, यही बाह्य ग्रह में से जो भी दे रखा है। तो इनको बाह्य ग्रह भी कह सकते हैं, गैस ग्रह भी कह सकते हैं। एक और नाम आया है इनको बृहस्पति की वजह से, एक और नाम से जानते हैं। इन चारों ग्रहों को जोवियन ग्रह भी कहते हैं, जोवियन प्लैनेट्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो भैया इस तरीके से कुछ क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, कौन सा निम्नलिखित में से बाह्य ग्रह है, कौन सा बाह्य ग्रह नहीं है, कौन सा जोवियन ग्रह है, कौन सा जोवियन ग्रह नहीं है, इस तरीके से तमाम क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। अगर मैं बात करूं आकार के अनुसार, ठीक है, आकार के अनुसार अगर बात करूं, तो ये जो बाह्य ग्रह हैं चार, ये चारों बाह्य ग्रह जिस आकार में इनका
दूरी है जिस क्रम में, वही इनके आकार का भी क्रम है। यानी सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह आकार में है बृहस्पति, इससे छोटा है शनि, इससे छोटा है अरुण, इससे छोटा है वरुण। यानी जो इनका क्रम दूरी का है वही इनके आकार का भी क्रम है। इन आठों में से सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। बात आती है आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। इन आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वो है हमारी पृथ्वी। आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह, या इन सारे ग्रहों में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है पृथ्वी। पृथ्वी की जुड़वा बहन छठे नंबर पर शुक्र, सातवें नंबर पे आकार में आता है मंगल, और सबसे छोटा है बुध। सबसे छोटा क्या है? बुध। तो ये ऊपर जो गिनती लिख रही है 1 2 3 4, ये किसका क्रम है? आकार का क्रम है। कॉपी में चाहो तो अपने अलग से लिख लेना, वरना ये डायग्राम काफी है। ये डायग्राम दिमाग में घुसा लोगे, 10 क्वेश्चन तो सौर मंडल के इसी डायग्राम से आराम से बना दोगे। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं अरुण और वरुण की, तो ये पृथ्वी से बड़े हैं कि नहीं? बिल्कुल हैं भाई। सूरज से बहुत ज्यादा दूर हैं, 7वें और 8वें खत्म होने पे जब आते हैं तब हैं। तो ये आकार में हैं बहुत बड़े, और सूरज से हैं बहुत ज्यादा दूरी पर। तो सूरज से जब बहुत ज्यादा दूरी पर हैं, तो यहां पर तापमान कम होगा या ज्यादा होगा? ये दिख रहा है कलर? हाँ, यहां पर तापमान कम होगा या ज्यादा होगा? तो ये बहुत ज्यादा ठंडे होंगे कि नहीं होंगे? तो इन दोनों ग्रहों को, अरुण और वरुणों को क्या कहते हैं? बर्फीले दैत्य कहते हैं, आइस जाइंट्स कहते हैं। तो क्वेश्चन आएगा ऐसे कौन से ग्रह हैं जिन्हें बर्फीले दैत्य कहा जाता है? ऐसे कौन से ग्रह हैं जिन्हें बर्फीले दैत्य कहा जाता है, आइस जाइंट्स कहा जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा अरुण और वरुण। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं? क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग थी ये। क्यों? क्योंकि सौर मंडल बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जितना ज्यादा डिटेल में इसमें घुसोगे उतनी ही ज्यादा दिलचस्पी बढ़ती जाएगी कि भाई ये क्या है, कैसे है, क्यों है। लेकिन उसके आंसर वैज्ञानिकों के भी पास नहीं है, तो मेरे पास तो कहां से होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल इसके आगे का पढ़ेंगे, ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे। पापा को जान लिया, पापा के बच्चों को जानेंगे कल, और बच्चों के भी बच्चों को जानेंगे कल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, कल मिलते हैं। शाम को आपकी क्लास है, आपको पता होगा। ठीक है, 5 से 6 मैथ की है, और रात में फिर 8 से 9 रीजनिंग की है। ठीक है, तो मैथ की क्लास में सभी उपस्थित रहना जो जो लोग हैं। ठीक है, आज की क्लास इतनी ही रखते हैं। घर पे पढ़ाई करते रहो, बेस्ट से बेस्ट अपना देना है, हर हालत में पीईटी क्वालिफाई करना है। ठीक है, नोट्स में डाल चुका हूं, कोई भी डाउट हो आपको तो आप मेरे से पूछ सकते हो जब चाहें तब। ठीक है, ओके भाई, बाय बाय।